नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकार यूट्यूब चैनल में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित होगी जो आपके एग्जाम में आपके आने वाले टाइम में 2 से 3 नंबर बढ़ा देगी। ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये डिपेंड आप लोगों पे करेगी कि क्योंकि फिलहाल आप लोग जो है हो सकता है सफर में हो, आप लोग हो सकता है अपने एग्जाम की ओर जाने लग रहे हो, या हो सकता है आप लोग अभी घर से निकलने ही वाले हों। तो जिस भी कंडीशन में आप हो, आपको ये वीडियो लेनी है, क्योंकि 2 से 3 नंबर का मामला है। 2 से 3 नंबर बहुत होते हैं एग्जाम में मेरिट से बचने के लिए और मेरिट के अंदर कूदने के लिए। इस वीडियो में तुम्हें संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और मैं दावा ये करता हूं इन टॉप 100 क्वेश्चंस के द्वारा तुम्हारा पूरा पूरा संविधान रिवाइज करा के रख दूंगा। ठीक है, बशर्ते तुम्हें वीडियो को ध्यान से देखना होगा। ये बात पहले नोट कर लेना। अगर वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे, बात तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, बात क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। ठीक, तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह चीज बताई गई है। और हाँ भाई, इसे मैंने वीडियो में एक चीज स्टार्ट की है कि मैं पहले जो है आंसर को मार्क कर देता था, आंसर हाईलाइट कर देता था। इस बार मैंने ट्राई ये किया है कि मैं आंसर को हाईलाइट ना करके उस साथ के साथ आपको बताऊं। तो ये चीज बताना आप लोग अगर पसंद आए तो ठीक है, वरना फिर मैं वापस उसी तरीके से करा दिया करूंगा। ठीक, तो आंसर देने का प्रयास करें। इस अनुच्छेद में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह चीज बताई गई है। तो ये आपके अनुच्छेद 1 में बताई गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली बात हो रही है राज्यों का, नए राज्यों का निर्माण करने की बात हो रही है, और वर्तमान जो राज्य हैं उनकी क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की बात बोल रहा है। तो ऐसा तो केवल अनुच्छेद 3 में ही प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है, आप लोग बताओ। भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है या नहीं बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखते रहो, शुरुआत तो हो चुकी है। अब कैसे आपके भाग कवर होते हैं, कैसे आपकी अनुसूची कवर होती है, मजा बांध देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लियो। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। अर्थात विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। अर्थात इन धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो ऐसा तो केवल एक ही अनुच्छेद में कहा गया है, किसमें, अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अर्थात हर व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यक्रम या सार्वजनिक लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, बराबर मौके मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात अनुच्छेद 16 में यह बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अर्थात अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड बताया गया है, अनुच्छेद 17 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। अर्थात किस अनुच्छेद में ये आपको बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ विशेष उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई उपाधि नहीं रखेगा। तो अनुच्छेद 18 में ये बात की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अर्थात कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता ऑलरेडी अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 19 का ए पार्ट ऐसा है जिसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अर्थात बिना अपराध के किसी की दोष सिद्धि नहीं हो सकती, या दोष सिद्धि के लिए आपको स्वयं के लिए गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा केवल अनुच्छेद 20 में बताया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करने का अधिकार है आप सभी को। तो ऐसा केवल और केवल अनुच्छेद 21 में यह बात बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के बारे में बताया गया है। अर्थात किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के अधिकार के बारे में बताया गया है। ये है आपका अनुच्छेद 21A, जो कि आपका 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उन्हें सबको निःशुल्क शिक्षा देना उनके माता पिता या उनके संरक्षक का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है।
अर्थात कारखानों में कोई बालक काम नहीं करेगा, इस तरह के जो संसाधन होते हैं उनमें किसी बालक के काम करने पर मनाही है पूरी रूप से। तो अनुच्छेद 24 के अंदर ये चीज बताई गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार मजदूरी बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है? अर्थात टोटली पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया कि कोई किसी से बेगार मजदूरी नहीं करा सकता, कोई मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकता, ना कोई तस्करी कर सकता, ना कोई बलात् श्रम करा सकता। तो ऐसा केवल और केवल एक अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता व आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो आप देख पा रहे होंगे धार्मिक स्वतंत्रता की बात चल रही है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 25 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि आपने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 25 के अंदर चंद मिनटों में कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह से सारा पूरा का पूरा संविधान आपका कवर करा दूंगा, इसमें टेंशन नहीं लेनी, बस देखते रहो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों तक ग्रुप में शेयर कर देना भाई, सीधी बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आपका अनुच्छेद 29 में बताया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 में ही ये बात कही गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा माना है? तो इसका भी सेम ही आंसर हो जाएगा, अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो हैं, अर्थात अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अर्थात किस अनुच्छेद के द्वारा ग्राम पंचायतों की स्थापना होती है? और एक बात और बता दूं, ये वाला जो अनुच्छेद है ये महात्मा गांधी के निर्देशों के अनुसार ही जोड़ा गया था इस संविधान में। तो अनुच्छेद 40 के द्वारा ही ग्राम पंचायत के प्रावधान बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है? अर्थात कार्यपालिका न्यायपालिका से बिल्कुल पृथक काम करेगी, बिल्कुल अलग काम करेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनुच्छेद 50 में ये सब चीज बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, खुंटा ठोक देंगे ठाक है। भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अगर मैं पहले बात करूं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो कि 7वां मौलिक अधिकार आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। उस अधिकार को अब कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, जो कि आपका अनुच्छेद 300 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करूंगा सभी चीज समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में ये कितने काट देना, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28 या 36 से 51। तो सभी को पता होगा इसका तो कि नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएस भी बोल देते हो, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक अधिकार आपको किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, अनुच्छेद 12 से 32 पे लगा जाते हैं, क्योंकि 33, 34 और 35 उन्होंने पढ़ा नहीं होता, इसलिए उन्हें 32 तक याद रहता है कि 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, तो 32 तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके टोटल मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? अर्थात मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं? अर्थात मूल कर्तव्य कितने हैं आपके संविधान में, जरा बताना। तो फिलहाल की अगर बात करूं, वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका हाल फिलहाल में ही जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। इससे पहले जो आपके मूल कर्तव्य थे वे थे 10, वर्तमान में कितने हैं? 11। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो ऑप्शन में 11 जरूर मिलेगा, 11 पे ही लगा के ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? अर्थात राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ऐसा वर्णन तो अनुच्छेद 52 में ही दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन
किस पद्धति के द्वारा होगा, ऐसा केवल अनुच्छेद 55 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, उपराष्ट्रपति का पद, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा या भारत का उपराष्ट्रपति का पद, उसका अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद 63। और यदि बात होती है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, तो अनुच्छेद 66 के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो इसमें ध्यान आपको दो चीज रखनी है कि यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करेगा तो अनुच्छेद 66 बताना है, और यदि उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है तो आपको अनुच्छेद 63 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अर्थात किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं या किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 में आपको ये सब चीज बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अर्थात सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में होंगे आपके, और यही भारत के सबसे बड़े विधिवक्ता होते हैं, भारत के सबसे बड़े महान्यायवादी होते हैं। तो ये आपके अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत संसद का गठन होता है। तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है, जिसमें आपका राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। अर्थात आप कह सकते हो संसद के कुल मिलाकर 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यसभा का गठन आप सभी को पता होगा, आपका उच्च सदन हो जाता है, और राज्यसभा का गठन किया गया था आपका अनुच्छेद 80 के अंदर। अगर मैं 81 की बात करता हूं तो 81 में आपका लोकसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो वही आ गया, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 81 में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक यानी कि मनी बिल किस अनुच्छेद में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और सब लोग कमेंट में बताएंगे कि धन विधेयक कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उच्च सदन या निम्न सदन, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात एनुअल बजट जो होता है देश का, वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। ये है आपका अनुच्छेद 124, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आप इनको बोल सकते हो, और इनका वर्णन अनुच्छेद 148 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो राज्य के महाधिवक्ता की बात हो रही है, इनकी नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल ही करता है, और इनका प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 165 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट होगा 214 के तहत गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ पे संविधान गलत टाइप हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। शांति प्राप्त नहीं है, शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 124 व 214 बिल्कुल नहीं। 124 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, 214 के तहत हाई कोर्ट का गठन होता है। अगर बात करूं अनुच्छेद 32 की, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी की जा सकती है, और 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी की जा सकती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो हमने अभी तक अपने 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। एक बार जोर से बोलो जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, पाड़ कर रख देंगे, तो टेंशन भी ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात अनुच्छेद 239 के अर्थात 239 का ए का पहला पार्ट आप इसे बोल सकते हो। इसी में ही दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा इस वीडियो से आपके अंदर। बहुत ज्यादा मोटिवेट भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना है, जस्ट न्यूट्रल वे में आपको पेपर देखाना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो वित्त आयोग का गठन जैसे आपको पता है प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति करते हैं, और अनुच्छेद 280 के तहत ही इसका गठन होता है। तो अनुच्छेद 280 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है। अर्थात कौन से में ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया गया है।
ये है आपका अनुच्छेद 212, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? तो केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? ये है आपका अनुच्छेद 315 के तहत, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन के तहत कहाँ तक संविधान पूरा कंप्लीट होगा। भाई अभी आपको देखने के लिए देखो तो सही आगे मिलता क्या क्या है, क्योंकि इसमें मैंने आपको सभी तो भाग लिख दिए लास्ट में और सारी ही अनुसूचियां करवा दी, उसमें एक भी अनुसूची नहीं छोड़ रखी, ना एक भी भाग छोड़ा। तो कैसे छपर जाएगा क्वेश्चन, मुझे ये बता दो। अगर भाग 22 है तो 23वां भाग वो कहाँ से पूछ लेगा? 22 में से ही तो पूछेगा, और 22 के 22 में आपको करवा रहा हूँ। तो चिंता करने वाली बात क्या है, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात ओबीसी कमीशन की जो स्थापना होती है 340 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 340, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान बताया गया है? अर्थात कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 360 के तहत ये घोषणा की जाती है, और अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये बात ध्यान रखना। कभी कोई लगाया है कि एक बार लग चुका है या 2 बार लग चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? अर्थात किस अनुच्छेद में संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है? तो आपका अनुच्छेद एक ही हो जाता है, अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर ए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, भारत के अंदर ये 3 तरह के ही इमरजेंसी हैं, 3 तरह के ही आपातकाल हैं, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 352 की अगर बात बताऊं, इसके तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, और अनुच्छेद 356 की अगर बात बताऊं तो इसके तहत ही राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। 360 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अगर अनुसूचियों की बात करूं तो पहले बता देता हूं, मूल संविधान में आपके 8 अनुसूची थी, ध्यान रखना, और अब जो वर्तमान में अनुसूची है वे है 12। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधनों के तहत। आगे बताऊंगा कौन से संविधान के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, सब चीज लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग दिए गए हैं? तो अगर भागों की बात करता हूं तो कुल मिलाकर 22 भाग भारत के संविधान में देखने के लिए मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और एक बार ठोक दो लाइक, क्योंकि हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया संविधान की इस वीडियो की। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब बचे हैं 50 क्वेश्चन, उन्हें भी आराम से कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन मत लेना, बस तुम साथ बनाए रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं का प्रावधान दिया गया है? तो राजभाषाओं की बात हो रही है ना, ऐसी भाषाएं जो हमारे राजकाज में प्रयुक्त होती हैं, तो उनका तो प्रावधान आपका अनुसूची 8 में ही दिया गया है, और कहीं तो दिया नहीं गया। 7 में देखोगे नहीं दिया गया, 11 में देखोगे नहीं दिया गया, 12 में देखोगे नहीं दिया गया, तो बची कौन सी? अनुसूची 8, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अर्थात पंचायती राज की व्यवस्था किस भाग में की गई है? भाग 9 के अंदर की गई है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, द से हो जाता है 10, और द से बन गया दल बदल कानून, अर्थात 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श मांग सकता है? मांग सकता है, मांग सकता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किसी प्रश्न पर उनसे परामर्श या सलाह मशवरा मांग सकता है, परंतु एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उनकी मर्जी है वे माने या ना माने। हाँ, परामर्श मांग जरूर रहे हैं, ये बात ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? मैंने आपको अभी बताया जब वीडियो स्टार्टिंग हुई थी, अनुच्छेद 300 के तहत ये बताया गया है, अर्थात अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? ऐसा एक ही अनुच्छेद है जिसके अंदर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, बाकी जितने भी आपने अनुच्छेद देखे होंगे उन सब में मंत्रिपरिषद का प्रयोग हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 में हुआ है, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है?
कि लोकसभा में कितनी सीट इनके लिए रिजर्व होंगी या राज्य विधानसभा में कितनी सीट इनके लिए रिजर्व होंगी। ऐसा प्रावधान आपके केवल अनुच्छेद 332 के तहत ही दिया गया है, जिसमें SC व ST को लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन कब पारित किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन से मतलब है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। अगर मैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करूं तो आपका पारित किया गया था 31 अगस्त 1956 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन एक चीज और लिख लो यहाँ पे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन हुआ था, जिसे आप फजल अली आयोग कहते हो, जिसमें आपके 3 सदस्य थे, फजल अली, KM पणिक्कर और HN कुंजरू। तो इस फजल अली आयोग का गठन या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप एक्स्ट्रा फैक्ट बना के साइड में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आप सभी को पता है, जिस टाइम पे 53 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामालू जी की मृत्यु हो गई, तो उस समय पे जवाहरलाल नेहरू को अफरी तफरी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। तो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन से बना? तो आप सभी को पता है, सिक्किम का जब गठन हो रहा था तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा तो इसे संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और अगले ही वर्ष 36वें संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य भारत में बना लिया गया सिक्किम को। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब से लागू हुए? तो अगर मैं बात करूं नागरिकता के प्रावधान तो आपके जब से लागू हो गए थे जब आपका पूर्णतः संविधान लागू हो गया था। तो नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली है? तो एकल नागरिकता भारत में होती है यदि कोई नागरिक भारत से अमेरिका चले जाए और अमेरिका जाके वहां की नागरिकता ले ले, तो यहाँ की नागरिकता उसकी स्वयं रद्द हो जाती है। यही चीज एकल नागरिकता होती है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन से लिया है। तो ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? अर्थात मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो कौन करता है बताओ? संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात न्यायपालिका को ही मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो अभी मैंने बताया 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछता है हर एग्जाम में, तो उसी तरह से टाइप कराया हुआ है। तो ये था आपका संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया और मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया था? तो ऐसा वाद तो एक ही था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये वाद ऐसा था जिसने संविधान की रूपरेखा पलट कर रख दी, अर्थात संविधान में संशोधन करने का अधिकार इसी वाद के द्वारा मिला था, वरना इससे पहले एक सीन ऐसा हो गया था कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? और समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना। सबसे पहले बताओ मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11 होते हैं, अभी मैंने बताया। 11वां कौन सा है? माता पिताओं का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। कौन से अनुच्छेद, कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा? 86वें संविधान संशोधन 2002 से जुड़ा और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब आपको बताना है कौन सा एक इनमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना बिल्कुल है, ये तो। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये बात ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में ये चीज नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस किस से मिलकर भारतीय संसद बनी है। लोकसभा से भी मिलती है, राज्यसभा से भी और राष्ट्रपति से भी। तो तीनों को मिलाकर ही भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है? अर्थात राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकते हैं? अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन इसमें जो ये संयुक्त बैठक बैठेगी, इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। ये बात ध्यान रखना। पूछ लेता है कई बार कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इस तरह से ऑप्शन दे देगा और आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र क्या होनी चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु कितने साल की उम्र आपकी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के योग्य हो, तो लोकसभा का सदस्य बनने के भी योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं?
लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या गृह मंत्री को। गृह मंत्री का कोई मतलब नहीं बैठता, लोकसभा अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं है, तो उपराष्ट्रपति को ये त्यागपत्र सौंपेंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये दोनों आपस में ही अपना लेन देन करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सबसे लंबे समय तक अभी तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। कब से कब तक रहे? 26 जनवरी 1950 को बने थे और 13 मई 1962 तक राज किया, यानी कि कुल मिलाकर 12 साल कुछ महीने ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अर्थात जो वहाँ की अध्यक्षता करता है राज्यसभा के सदन की, तो वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक यानी कि मनी बिल आपका किस सदन में प्रस्तुत होगा? ऑप्शन है उच्च सदन, निम्न सदन, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन भी देखो बड़े कमाल के डाले हुए हैं कि उच्च सदन, जिसे पता होगा कि उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है वही आंसर दे पाएगा। तो उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकप्रिय सदन लोकसभा को। तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निम्न सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल जो संविधान था उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 ही निर्धारित की गई थी, और ये जब बढ़ाई गई तो कौन से संविधान संशोधन के तहत बढ़ाई गई आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? और ये ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा की ही सर्वाधिक सीट नहीं है, राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीट है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा सभापति या प्रधानमंत्री? तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण की बात हो रही है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए पद की शपथ नहीं लेता, वो आम लोकसभा सदस्य की तरह पद की शपथ लेता है। और आप सभी को पता होगा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? उन्हें शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को उनमें से ही नियुक्त किया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर इसको शपथ दिलाते हैं। अगर बात करूं अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? तो अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, तो इनमें से कोई सा भी आपका आंसर सही नहीं होगा। ठीक, इस तरह से अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाते हैं आपके जीवी मावलंकर जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत का पहला कानूनी अधिकारी होगा वो है आपका भारत का महान्यायवादी, अर्थात अनुच्छेद 76 में वर्णन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा में होती है और 22 सदस्य इसमें होते हैं, जो कि सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं। इसी की एक बहन होती है लोक लेखा समिति। तो आपको बताना है संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं आपके 22 सदस्य, 15 सदस्य आपके लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है या मंत्री परिषद के पास है? तो ऐसा अधिकार केवल संसद के पास है। संसद ही सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हीरालाल जी कानिया। और अगर पहली महिला न्यायाधीश की बात करूं तो वे हो जाती हैं आपकी फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? जैसे देश की कार्यपालिका की शक्ति या भारत की कार्यपालिका की शक्ति अगर मैं बात करूं किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है या नहीं होती? जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? बताओ, मुख्यमंत्री में या राज्यपाल में? ये तो दोनों है ही नहीं, ये ध्यान रखियो। मुख्यमंत्री में होगी या राज्यपाल में होगी? बताओ कौन सा सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राज्यपाल में ही निहित होगी। अगर ये क्वेश्चन दे देता कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, तब आपका आंसर मुख्यमंत्री आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल ही करेगा। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है? अर्थात इनमें से एक ऐसा विषय दिया गया है जो संघ सूची के अंदर आता है और उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। क्या पुलिस है, क्या न्याय है, क्या सीमा कर है या फौजदारी विधि और प्रक्रिया है? तो पुलिस तो आपने देखा होगा हमेशा राज्य के अंडर में रहती है,
न्याय, हाँ न्याय को आप कह सकते हो कि न्याय जो है आपका संघ सूची का विषय है, अर्थात जस्टिस पर कानून कौन बनाती है, अभी बताया ना, संसद को ही सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार है, तो न्याय संबंधी कानून आपकी केंद्र सरकार बनाएगी, संघ सूची का विषय है न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो सरकारिया आयोग का संबंध आपका केंद्र राज्य संबंधों से हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके बीजी खैर जी, जो आपका प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष बने थे बीजी खैर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का वर्णन है, और वर्तमान में कितनी राजभाषाएं भारत के संविधान की अनुसूची में दी गई हैं, कुल मिलाकर 22 भाषाओं का वर्णन है, जिनमें से अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कोई और भूल लग रही है तो आप मुझे बता देना, वैसे तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये बात मैं श्योर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया, तो देश में पंचायती राज प्रणाली किस समिति की रिपोर्ट पर आई, ये आई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। इन्होंने ही 3 स्तरीय पंचायत समिति, इन्होंने ही 3 स्तर पर पंचायतों का गठन करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध भी आपका पंचायती राज से ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूं, प्रस्तावना में भारत का क्या निहित है, तो प्रस्तावना में ही भारत के मूल दर्शन निहित है, ध्यान रखना, ना तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ना साम्यवादी है, ना आपका नास्तिक राज्य है, तो मूल दर्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उसमें ना ही तो आपका समाजवादी शब्द था, ना ही पंथ निरपेक्ष था, ना ही अखंडता था, केवल गणराज्य था, तो ऑप्शन नंबर ए, बी व सी तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है। और अब आपको बताना है तीनों शब्दों को किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो मैं बताऊं अगर आपको, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तीनों शब्दों को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, तो अगर आपका थोड़ा सा टाइम सेव करूं, कुल मिला के 5 स्वतंत्रता दी गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, कौन कौन सी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। केवल धर्म की स्वतंत्रता भी नहीं है और आर्थिक तो है ही नहीं, केवल अवसर की भी नहीं है, ये डी आपका करेक्ट आंसर है, विचार और अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता व विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का कौन सा नाम उल्लिखित है, क्या भारत की प्रस्तावना में भारत को भारत व भारतवर्ष कहा गया है, बिल्कुल नहीं, भारत और हिंदुस्तान कहा गया है, बिल्कुल नहीं, भारत और इंडिया कहा गया है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, तो बताओ मेरी सी, तो अभी तो बताया मैंने आपको कि ऑप्शन नंबर बी अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये शब्द इसमें जोड़े गए थे। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया, तो ये किया था आपका 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान की समस्त अनुसूचियां। तो अभी तक आपने ओवरव्यू पूरे क्वेश्चनों का कर लिया है, अब आप देखोगे भारतीय संविधान के सभी भाग। तो भाग 1 की अगर बात करता हूं तो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं और क्या बताया गया है, संघ और उनका राज्य क्षेत्र कहां तक होगा। अगर भाग 2 की बात करूं तो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है और नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में ही आपको दिया गया है। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। और भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी दिए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है भाग 4A, ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, अर्थात भाग 4A में आपके मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं जो अनुच्छेद 51A में डिफाइन किए गए हैं। भाग 5 की अगर बात करता हूं तो सभी को पता है केंद्र सरकार का वर्णन इसी में है और अनुच्छेद 52 से 151 तक केंद्र सरकार के बारे में ही बताया गया है। अगर बात करूं भाग 6 की तो भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन है और अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार का वर्णन दिया गया है। भाग 7 की अगर बात करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट भाग हो जाता है, जिसमें आपका अनुच्छेद 238 एकमात्र अनुच्छेद आता था और इसे भी 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। यानी कि ये जो 7वां संविधान संशोधन है ना, इसे ही आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है। उसी के द्वारा भाग 7 को अनुच्छेद 238 को रिपील या निरसित कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 8।
भाग 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, जो कि 239 से अनुच्छेद 242 तक दिए गए हैं। भाग 9 की अगर बात करूं तो भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है, जो कि 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक दिए गए हैं। भाग 9A जो है आपका, उसमें आपका नगर पालिका या नगर निगम आ जाते हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 243 ओ पे खत्म हुआ ना, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है ना, तो पी से ही स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। 243 पी से 243 ZG तक। नेक्स्ट है आपका भाग 10। भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, अर्थात आप कह सकते हो SC/ST क्षेत्रों का वर्णन है अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244A में। भाग 11 है जो आपका, वो है आपका संघ व राज्यों के मध्य संबंध बताता है, अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णन दिया गया है। और भाग 12 जो है आपका, वो है वित्त संपत्ति से संबंधित, जिसका वर्णन अनुच्छेद 264 से 300 कै तक दिया गया है। 300 कै में क्या है बताओ, संपत्ति का अधिकार दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा वैधानिक अधिकार बनाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वैधानिक अधिकार बनाया गया। अगर बात करूं भाग 13 की, तो भाग 13 में आपके व्यापार व वाणिज्य आ जाते हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। अगर बात करूं भाग 14 की, तो भाग 14 में आपको संघ राज्यों के क्षेत्रों की सेवाएं देखने के लिए मिलेंगी, अर्थात IAS, PCS या IFS जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, सब इन्हीं के अंदर आती हैं। अनुच्छेद 308 से 323 तक इन सभी का वर्णन है। भाग 14A जो कि अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B को लिए बैठा है, इसमें आपका जल विवाद अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं। अगर बात करूं भाग 15 की, तो भाग 15 में आपके निर्वाचन संबंधी या चुनाव संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक कराया गया है। नेक्स्ट है आपका भाग 16। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों को आरक्षण संबंधी सुविधा दी गई है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 330 से 342 तक किया गया है। नेक्स्ट आपका भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक इनका वर्णन है, और राजभाषा का वर्णन भाग 17 में ही दिया गया है, ध्यान रखना। भाग तो हो जाता है राजभाषा के लिए 17 और अनुसूची हो जाती है 8वीं, ये बात ध्यान रखना। जब मैं अभी आपको अनुसूची कराऊंगा ना, इसके बाद जस्ट तब आपको कंपैरिजन कराऊंगा, तब देखना कितना मजा आएगा। अगर बात करूं भाग 18 की, तो भाग 18 में आपातकाल बता दिया 352 से 360 तक। मुझे बता दो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, सब बताया मैंने अभी। भाग 19 की अगर बात करता हूं, तो भाग 19 में विविध चीजें डाल दी गई, 361 से 367 तक इन्हें जना दी गई। भाग 20 की अगर बात करूं, तो केवल एकमात्र संशोधन है, केवल एकमात्र अनुच्छेद है 368, संविधान संशोधन इसी में ही बताया गया है भाग 20 में। नेक्स्ट आपका भाग 21। भाग 21 में विशेष राज्यों का दर्जा, अर्थात जैसे जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो वो इसी भाग के तहत प्राप्त था, ध्यान रखना। अनुच्छेद 369 से 392 तक इन्हीं विशेष राज्यों से संबंधित विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है। कुछ ये है ऐसे जिन्हें विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है अभी भी। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, तो लास्ट भाग हो जाता है आपका भाग 22, संक्षिप्त नाम। 393 से 395 तक भाग 22 का वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा, आपने सारे भाग कंप्लीट कर लिए, और अब आप देखोगे भारतीय संविधान के अंदर सभी अनुसूचियां। तो अनुसूची 1 की अगर बात करूं, तो संघ व राज्य क्षेत्रों के नाम व संघ शासित प्रदेशों के नाम। संघ व राज्य क्षेत्रों के नाम, दोबारा इसलिए पढ़ रहा हूं, एक चीज बताने वाली है। संघ व राज्य क्षेत्रों के नाम यानी कि केंद्र व राज्य क्षेत्रों के नाम तो हो ही गए, लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी अनुसूची 1 में ही रखा है। अब अगर मैं कंपैरिजन कराना शुरू करूं, तो मुझे बताओ जरा कौन से भाग में संघ शासित प्रदेश अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन था। अब देखो पीछे जरा ध्यान से, तो भाग था आपका 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश थे या नहीं थे? और अगर अनुसूची देखते हो तो अनुसूची 1 में ही केंद्र शासित प्रदेश दे दिए। तो अगर अनुसूची पूछता है तो अनुसूची होगी 1 और भाग पूछता है तो भाग होगा 8। ठीक। अनुसूची 2 जो है संवैधानिक अधिकारियों का वेतन। जब संवैधानिक अधिकारियों को वेतन मिलेगा तभी तो वे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। तो अनुसूची 3 में संवैधानिक अधिकारियों की शपथ ले ली। जब शपथ लेंगे तभी तो राज्यसभा में सीटों का निर्धारण होगा, कौन उस सीट पे बैठेगा, कौन उस सीट पे बैठेगा। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कर दिया। अब जब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कर दिया तो कुछ लोग तो SC/ST क्षेत्रों से भी आते होंगे, उन क्षेत्रों का प्रावधान कौन करेगा? तो अनुसूची 5 में SC/ST क्षेत्रों के लिए प्रावधान कर दिया। अब अगर अनुसूची 6 की मैं बात करूं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में विशेष प्रावधान दिया गया, अर्थात आप इसे याद रख सकते हो AMTM से, अर्थात AMTM के विशेष प्रावधान। अनुसूची 7 की अगर बात करूं, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा दिया गया।
यानी कि इसी के अंदर आपकी सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो होगी उसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होगा, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को होगा, और जो समवर्ती सूची होगी उसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होगा। और अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाने में दोनों को लेकर कुछ मतभेद हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून ही वहां पर मान्य होगा, ध्यान रखना। अगर बात करूं संघ सूची में कितने विषय हो जाते हैं, तो वर्तमान में संघ सूची में कुल मिलाकर 100 विषय हैं। और अगर बात करता हूं राज्य सूची में कितने विषय हो जाते हैं, तो राज्य सूची में वर्तमान में कुल मिलाकर 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में फिलहाल 52 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी अनुसूची 8, जिसमें आपकी राजभाषाएं दी गई हैं। अब देखो राजभाषाओं का वर्णन वैसे तो अनुसूची 8 में है, लेकिन अगर भाग की बात करता हूं तो भाग हो जाता है आपका कौन सा, 17वां भाग, अर्थात भाग 17 में राजभाषा का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुसूची 9। अब यहां तक तो देखो अनुसूची 8 तक मूल संविधान में भी दी गई थी, गड़बड़ जो शुरू हुई वो अनुसूची 9 से शुरू हुई। अनुसूची 9 में क्या दिया है, अनुसूची 9 में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। तो ये जो अनुसूची 9 थी ये आपकी पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये इस पर क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। और नेक्स्ट अगर देखूं तो अनुसूची 10, मैंने बताया था द से 10 और द से दल बदल कानून, ये दल है, दाल नहीं, दाल बदल। कोई यहाँ पर चून की दुकान पर थोड़ा खड़े, दाल बदल ना ये गलत टाइप हो रहा, दल बदल कानून है, ध्यान रखना। द से 10, द से दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची 10 जो है इसमें जोड़ी गई। अनुसूची 11 की अगर बात करूं तो अनुसूची 11 में पंचायतों का वर्णन है, और पंचायतों का वर्णन से अगर क्वेश्चन पूछूं कि किस भाग में पंचायतों का वर्णन है, तो भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है। अगर आपको याद हो 243 से 243 ओ तक दिखाऊं, ये देखो भाग 9 243 से 243 ओ तक पंचायत है, ठीक है। तो इस तरह से सब चीज याद होनी चाहिए कंपेयर करके। नेक्स्ट अगर दिखाता हूं आपको तो पंचायतें आपकी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, और पंचायतों के बारे में 29 विषय दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूची 11 में कितने विषय दिए गए हैं ग्राम पंचायतों से संबंधित। अनुसूची 12 की अगर बात करता हूं तो नगर निगम व नगर पालिका का प्रावधान है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ी गई है। ये 74 मिसप्रिंट है भाई, ये 74 नहीं है, 1992 में ही है। 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था और 74वां भी 1992 में ही हुआ था, तो इसे करेक्ट कर लेना, 1992 में लिख लेना इसकी जगह, ठीक। और जो नगर निगम में नगर पालिका के विषय दिए गए हैं वे है 18, अनुसूची 12 के अंदर 18 विषय आ जाते हैं। तो ये थी आपकी टोटल कंप्लीट 100 क्वेश्चंस की संविधान की पीडीएफ। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अभी आधे घंटे के अंदर ही। उम्मीद करूंगा आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर हेल्प होगी मेरी तरफ से, तो ठीक है ना। बाकी आप सभी का एग्जाम है, दम खम से एग्जाम देगा ना, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, हम भी यही है, एग्जाम भी यही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी होगा देख लेंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे, एक एग्जाम ही तो है, देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एग्जाम देखो, जितने भी नंबर होंगे वे कम से कम तुम्हारी मेहनत के तो होंगे, ये बात तो ध्यान रखो। जो होगा देखी जाएगी, टेंशन न लो तुम, ठीक है। बाकी हम भी आ रहे हैं एग्जाम दें, देखेंगे जो होगा। चलो, और भाई वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को कर दियो सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर वेयर करते रहे को, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।